let us start with the topic of today. As we have already covered different topics of cheese manufacture, so today we are intended to fix this class for discussion also, so that you can ask any question related to cheese technology up to what I have teached last week. तो इसमें से सबसे पहले मैं अक्षय से पूछना चाहूंगा कि अक्षय, हैव यू एनी क्वेरी अबाउट चीज टेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ? अक्षय? हाँ सर। हाँ, पूछो कोई क्वेश्चन इसमें तुमको जो दिक्कत हुआ है या कहीं पे कुछ क्वेरी करना है। पूछते हैं तो ये बताइए सर कि सर हाँ, ये जो ब्लीचिंग था सिर्फ काऊ मिल्क से जो चीज प्रोडक्शन करते हैं उसमें ब्लीचिंग करते हैं, बफेलो मिल्क में नहीं करते हैं ब्लीचिंग। अच्छा देखो क्या है ना कि जनरली ब्लीचिंग क्या करता है, ब्लीचिंग के वर्ड से ही पता चलता है, टू मेक इट व्हाइट, है ना, टू मेक इट कलरलेस, है ना। तो जनरली जो क्या होता है, जनरली जो इन केस ऑफ ब्राइन चीजेस, इन केस ऑफ ब्राइन चीज जैसे मान लो हलोमी चीज है, फिर फेटा चीज है, फिर तेलीम चीज है, ये सब में क्या होता है कि जो जो चीज है ना, इसमें है सो जो वहाँ के लोगों का जो टेस्ट है, वहाँ के लोगों का जो प्रेफरेंस है, कलर अपीयरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर एक्सेप्टिंग द क्वालिटी ऑफ चीज. So in case of white brand cheese or particularly feta, they are characteristically white in color. So because the production of the sheep milk is very less than 1% of the total milk production of the world, that is why it is not possible to make the cheese from sheep milk, particularly feta or brand cheeses, telim cheeses, है ना. That is why European country has, है ना, developed a technology for manufacture of feta cheese from cow milk, or even halloumi cheese from cow milk. But the characteristic color of that cheese is, है ना, yellowish in color. So to get the acceptability among the Middle East country or among the Greek people, or where the person they are like that type of cheese. So to capture the market, they are actually bleach the cow milk, feta cheese or brine cheeses. तो क्या होता है, they are actually bleaching के लिए वो they are using chlorophyll, and chlorophyll or some additives are also some additives, artificial reagent or chemicals are also added to get the white color. लेकिन but there will be effect on the quality of the cheese in terms of nutrition, because when you bleach the cheese either by chlorophyll or any other bleaching agent, then the valuable beta carotene क्या है, precursor of vitamin A है. So when we है ना, so we are getting lacking the flavor of the white color of the cheese. तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो व्हाइट कलर लाने के लिए हम लोग ब्लीच करते हैं, तो उससे वेलेबल बीटा कैरोटीन जो है उसका लॉस हो जाता है. इसलिए है सो हम लोग ऐसो इसको करते हैं. लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में बना रहना है तो व्हाइट करना जरूरी है. यूरोपियन कंट्री में जितने प्लांट है ना, वो है सो कॉमिक से बेहतर चीज बनाते हैं, ताकि इसका जो मांग है बहुत ज्यादा उसको पूरा कर सके. इसलिए है सो इसको ब्लीच करते हैं और उसको ये करते हैं. समझ में आया? यू अंडरस्टैंड सर? हाँ, लेकिन अपने देश में जो है कि बफेलो मिल्क है, सो 55% से ज्यादा दूध का जो कलेक्शन है वो बफेलो मिल्क से है. और बफेलो मिल्क से क्या होता है कि हम लोग जो बनाते हैं चीज, वो कैरेक्टरिस्टिक व्हाइट इन कलर ऐसे ही है, तो सीप मिल्क जैसा कलर ऐसे ही ऑटोमेटिकली आ रहा है. दैट इज व्हाई इन केस ऑफ बफेलो मिल्क देयर इज नो नीड ऑफ एनी ब्लीचिंग. So we can, without bleaching the buffalo milk, we can get the characteristic white color which is preferred by the consumer. We are those who are consuming feta cheese or similar type of cheeses, है ना. This is the reason. अच्छा, one thing, Ravi Anand, have you any? हाँ, बोलो. Yes, बोल रहे थे. बैक्टोफ्यूगेशन पर कट सॉफ्ट क्यों हो जाता है? अच्छा ठीक है. जिस तरह से तुम जैसे देखो होमोजेनाइजेशन करते हैं, है ना, व्हेन वी होमोजेनाइज द मिल्क क्या होता है ना, देयर मे बी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल फैट ग्लोबुल्स
है ना, 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, 2 स्टेजेस होमोजेनाइजेशन इज टेकन प्लेस होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फैट का, जिससे क्या होता है कि सॉफ्ट कट बनता है। सॉफ्ट कट बनता है तो क्या होता है, मॉइस्चर रिटेंशन भी ज्यादा होता है चीज में और यील्ड भी ज्यादा आता है, दोनों चीज होता है होमोजेनाइजेशन से, है ना। लेकिन अगर हम बैक्टोफुगेशन भी करते हैं तो बैक्टोफुगेशन में भी क्या है, बैक्टोफुगेशन में हम लोग कितना टाइम, है ना, 10,000 से 20,000 आरपीएम के स्पीड पे हम लोग बैक्टोफुगेशन करते हैं, सो दैट वी कैन नॉट ओनली एलिमिनेट द बैक्टीरिया बट ऑल्सो वी आर एक्सक्लूडिंग द स्पोर्स फ्रॉम द मिल्क। उससे क्या होता है कि उतना ज्यादा फोर्स लगेगा तो स्वाभाविक है, जब होमोजेनाइजेशन में, है ना, जो प्रेशर लगता है उसके चलते सॉफ्ट कट बनता है, उसी तरह से बैक्टोफुगेशन का भी असर होता है दूध में, जिसके चलते है सो सॉफ्ट कट बनता है। इसलिए बैक्टोफुगेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली टू मेक द कर्ड to make the curd desirable firmness in the cheese, we are also advocating the addition of calcium chloride। कैल्शियम उसमें ऐड करने के लिए एडवोकेट करते हैं। अगर बैक्टोफुगेशन किया है आपने तो निश्चित रूप से आपको CaCl2 को डालना पड़ेगा कैल्शियम लेवल बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो जाता है, लॉस हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग उसमें कैल्शियम क्लोराइड भी जोड़ते हैं। पास्चुराइजेशन करते हैं तो मिलकर तब भी जोड़ते हैं, और अगर बैक्टोफुगेशन भी हुआ है तो भी हम लोग कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं, ताकि सॉफ्ट कट, पूरा वीक कट बनेगा। वीक कट बनने पे क्या होता है कि मॉइस्चर रिटेंशन तो बहुत ज्यादा होगा ही, साथ में क्या होगा, देयर में भी चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ द चीज ड्यूरिंग राइपनिंग। ठीक है विकास। और यस सर, मोजरेला चीज इतना स्ट्रेची क्यों होता है सर? अच्छा देखो, वी हैव एक्चुअली सो फार नॉट कवर्ड द मोजरेला चीज। आई विल गिव यू डिटेल्स ड्यूरिंग द क्लास। Today you have to discuss what we have teached till now, and I am tell you all the things, don't worry for that। हाँ बोलो, और दूसरा जो एस्पेक्ट है, जैसे सपोज स्टार्टर कल्चर तुमने पढ़ा, हम ही पूछते हैं विकास। सर रेनिन यूनिट बता दीजिए सर। रेनिन यूनिट बताया था ना कि जो सर रेनिन का क्या इफेक्ट होता है सर, एक हमको भी जानना है सर। किसका? अरे रेनिन का बताया था ना, रेनेट कोगुलेशन सर। 2 तरह का एंजाइम होता है ना, रीनेट कार्ब से 2 तरह का एंजाइम होता है। एक होता है उसमें रेनिन और एक होता है पेप्सिन। उसमें रेनिन कितना % होता है, 80% के आसपास, और पेप्सिन 20% के आसपास। और जो कार्ब रीनेट रहता है वो प्रो रेनिन के रूप में रहता है। तो रेनिन क्या करता है कि हमको डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन जो करता है कर्ड का, वो स्पेसिफिसिटी है कि कप्पा केजीन का जो पेप्टाइड बॉन्ड है 105 फिनाइलेनिन और मेथियोनिन के बीच में, फिनाइलिन और मेथियोनिन के बीच में एग्जैक्ट 105 106 पे उसको एग्जैक्ट क्लीवेज करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द कार्बोनेट। और इवन वी कैन आल्सो प्रिपेयर सच टाइप ऑफ चीज फ्रॉम माइक्रोबियल सोर्सेज आल्सो। लेकिन माइक्रोबियल सोर्सेज वाला जो है वो एक स्पेसिफिक वेराइटी, सब फंगस नहीं कर सकता है। तुम देखे होगे, नाम बताए होंगे कि रिजोम्यूकर पुसिलस एमलिंडिड, रिजोम्यूकर मिही, ये सब स्पेसिफिक मिही ही है। जैसे अभी कोरोना जो सुन रहे हो तुम, कोरोना ना 19 कैसे है, तो स्पेसिफिक वो स्ट्रेन ही, उसी तरह से इसमें भी अलग अलग है। तो रेनिन का काम क्या है कि हाईली प्रोटोलेटिक इंजाइम्स है। वो क्या करता है, 1 मिलीलीटर है सो 1000 लीटर ऑफ मिल्क को कर्डल कर सकने की क्षमता रखता है, कोगुलेट करने की क्षमता रखता है। और अंतर क्या है कि चूंकि अगर हम चीज के केस में क्या है, स्पेसिफिसिटी है, कर्ड का सिमेट्रिक जो है कोगुलेशन इसमें है। लेकिन हम लोग जो पनीर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सिंपली वी आर डीस्टेबलाइजिंग द कर्ड बाय एडिशन ऑफ कोगुलेंट, सो दैट द मतलब जो उसमें जो प्रेसिपिटेशन होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ रेनिन एक्शन। और अगर हम वेजिटेबल सोर्सेस वाला से बताए होंगे, उसमें बताया कि बीटर चीज बनने की चांसेस होते हैं, है ना। दैट इज व्हाई स्टिल वी आर वेरी लिटिल कंट्री आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग चीज फ्रॉम प्लांट सोर्सेस। ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा, तुम लोग जो स्टार्टर कल्चर यूनिट बता दीजिए एक बार। अरे तो लिखाया भी है तुमको तो कि कितना यूनिट, उसका एग्जैक्ट जो है पिछले बार भी तुमको लिखाया हूं कि अमाउंट ऑफ रिनेट यूनिट और सॉक्सलेट बताया था, सॉक्सलेट, है ना। सॉक्सलेट क्या है, सॉक्सलेट इज, लिख लो इसको, अगर तुम लोग को तो लिखाए भी थे, द यूनिट ऑफ रिनेट एक्टिविटी, है ना, इज डिफाइंड एज
the number of milliliter of milk which can be clotted by 1 milliliter of liquid rennet within 40 minutes at 35 degree temperature. Once again, I am repeat, the unit of rennet activity is defined as the number of milliliter of milk. Number of milliliter of milk which can be clotted by 1 milliliter of liquid rennet when within the 40 minutes at temperature 35 degree centigrade. मैंने क्या करता है? This gives you the strength of the rennet. है ना? This definition is giving the what will be the strength of the rennet. और मैंने क्या बताया था कि जो रिनेट हम लोग रखेंगे कितना पे रखेंगे? 10 डिग्री पे, और जो रिनेट रखेंगे तो उसका जो एक्टिविटी चेक करेंगे तो उसकी एक्टिविटी जो है वीक में 1% से 2% से ज्यादा एक्टिविटी उसका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे तुम लोग जो है दो तरह का मैंने बताया था कि स्टार्टर कल्चर यूज करते हैं, है ना? तो स्टार्टर कल्चर बताओ, जो हमने कल बताया था कि कॉटेज चीज में विच कल्चर इज नॉट रिकमेंडेड। जनरली हम लोग 2 टाइप ऑफ कल्चर का जनरली सब चीज में दोनों चीज में बताया, और इसमें कॉटेज में हम लोग कौन सा कल्चर यूज नहीं करते? योगर्ट कल्चर यूज नहीं करते हैं सर। हाँ, गुड। तो है ना, उसका रीजन है। अच्छा, स्टार्टर कल्चर का क्या रोल है? अच्छा, व्हाट शुड बी द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्टर कल्चर फॉर चीज मैन्युफैक्चर? बताओ, व्हाट विल द मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर रिक्वायर्ड फॉर द चीज मैन्युफैक्चर? किस तरह का एसिडिटी अचीव करता है? हाँ, गुड। फ्लेवर प्रोड्यूस करता है? नहीं, ये प्रोड्यूस करता नहीं। व्हाट शुड बी डिजायरेबल, क्या होना चाहिए? अच्छा, ठीक बोल रहे हो, लेकिन और उसमें क्लियरिफाई करो। एक्टिविटी उसका सर मैक्सिमम होना चाहिए, 80% से मोर होना चाहिए। चलो, अच्छा है, स्टार्टर कल्चर का। ठीक है। और देखो, सबसे पहले क्या है कि जो हम लोग लैक्टिक एसिड जो फॉर्मेशन होना चाहिए मिल्क में, क्या होना चाहिए, है ना? रीजनेबल रेट से, मतलब सुटेबल रेट से होना चाहिए, ना कि बहुत फास्ट या बहुत स्लो। तो दैट विल हैम्पर द क्वालिटी ऑफ चीज। तो सुटेबल रेट से उसका क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। और क्या होना चाहिए स्टार्टर कल्चर में? दैट शुड बी टॉलरेबल। किसके अगेंस्ट में? हीट। कभी ज्यादा थोड़ा सा हीट हो गया तो ऐसा नहीं कि मर गया एकदम, है ना? एसिड और साल्ट टॉलरेंस, है ना? टू विथस्टैंड कुकिंग प्रोसेस एंड मेंटेन एक्टिविटी। मतलब जब हम कुकिंग करते हैं, हीट करते हैं और थोड़ा सा वेरिएशन होता है अगर, तो स्टार्टर कल्चर मस्ट रेसिस्ट और विथस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चीज। अदरवाइज क्या होगा, जब मरिए जाएगा तो फिर डेट कर जाएगा तो हमारा, तो फिर वो जो फंक्शन है स्टार्टर कल्चर का वो नहीं हो पाएगा। स्टार्टर कल्चर फंक्शन जानते ही हो, फ्लेवर डेवलपमेंट में भी है, टेक्सचर फॉर्मेशन में भी है ना? सभी लास्ट स्टेज तक जाता है। और क्या है बताओ? कल्चर्स क्या होना चाहिए? कल्चर शुड बी फ्री फ्रॉम ईस्ट एंड मोल्ड। हाँ, ईस्ट एंड मोल्ड से, कोलिफॉर्म से। और कल्चर का एक्टिविटी किससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है? बैक्टीरियोफेजेस से होता है ना? स्टार्टर कल्चर किससे डेथ होता है जनरली, है ना? बैक्टीरियोफेजेस का अटैक होता है उस पर। तो बैक्टीरियोफेजेस, कोलिफॉर्म, ईस्ट एंड मोल्ड, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी तरह का टॉक्सिक एक्टिविटी उस कल्चर में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा बताओ क्या होना चाहिए? वो क्या करना चाहिए? कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम एनी गैस होल्स। तुम देखते हो दही जब बनता है तो कभी कभी देखते हो कितना गैस उसमें बबल्स रहते हैं, गैस के बबल्स। उस तरह के दही को तुम प्रेफर नहीं करते होगे। उसी तरह से इसमें चीज बनाने के लिए जो कल्चर यूज करेंगे वो कैपेबल होना चाहिए कितना? स्मूथ एंड फ्री फ्रॉम एनी गैस होल्स, है ना, इन द चीज। उसके बाद क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी हमको जरूरी है चीज में, कौन कौन एक्शन होता है? मेजर लाइपोलिटिक और प्रोटीलाइटिक एक्शन होता है। तो ये कैसे होना चाहिए? तो जो स्टार्टर कल्चर मस्ट कंट्रोल द प्रोटीलिटिक एंड लिपोलिटिक एक्टिविटी। समझ गया ना? ये दोनों जो है इसमें एकदम कंट्रोल वे में एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा क्या है जो तुम जानते हो ऑलरेडी कि देयर शुड बी नो चांसेस ऑफ फ्लेवर डेवलपमेंट। किसी भी तरह का ऑफ फ्लेवर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टर कल्चर है दे नॉट अलाउ द अदर बैक्टीरिया, डिफेक्टिव बैक्टीरिया टू ग्रो। हाँ, तो हम लोग स्टार्टर कल्चर का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है कि वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड क्या करता है कि
जब हम उसको जो एम्बिएंट टेम्परेचर, उसका जो रीजनेबल टेम्परेचर और देते हैं, तो क्या करता है वो दूसरे किसी बैक्टीरिया को ग्रो होने उस पीरियड में नहीं देता है। लेकिन जैसी वी आर एनी फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर और एनी अदर थिंग, देन क्या होता है, वो मरने लगता है, दूसरा बैक्टीरिया ग्रो करने लगता है। उसी तरह से हम लोग के क्या होना चाहिए, जो स्टार्टर कल्चर का जो एबिलिटी होना चाहिए कि वो किसी भी तरह का अदर माइक्रोफ्लोरा जो उसके ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है उस पर डोमिनेंट होना चाहिए, डोमिनेंट, है ना। और ये तो जानते हैं कि मतलब कल्चर शुड है, कल्चर कुड बी प्रिजर्व फॉर मेंटेनेंस और इजी टू प्रोपगेशन। मतलब कल्चर ऐसा नहीं हो कि उसमें हमको प्रोपगेट करने में और उसको मेंटेन करने में बहुत ही टीडियस मेथड है, मतलब बहुत सिंपल। तो ये है सो थोड़ा सा स्टार्टर कल्चर का ये मतलब डिजायरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए ताकि हमारी चीज गुड क्वालिटी का बने। अच्छा, हमने बताया ये तो हुआ प्राइमरी स्टार्टर कल्चर। सेकेंडरी स्टार्टर कल्चर कौन सा होता है बताओ रवीश? फ्लेवर प्रोडक्शन वाला सर। अरे यार बताए थे ना, स्विस चीज में और सब सारे चीज, 2-3 चीज में जो हम लोग बताए थे ना, प्रोपाइनी बैक्टीरिया, भूल गए? प्रोपाइनी बैक्टीरिया कैम्बर्ट चीज में, रॉकीफोर्ड चीज में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं इन एडिशन टू स्टार्टर कल्चर, है ना। तो पेनिसिलियम कैम्बर्टाई और जियोटाइकम कैंडिडम, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टाई, है ना, दीज आर एक्चुअली यूज, सैक्रोमाइसिस, है ना, सैक्रोमाइसिस, ये सब दीज आर द सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा व्हिच इज एडेड अलोंग विद द प्राइमरी स्टार्टर कल्चर, है ना। तो ये स्विस चीज में भी जैसे हम डालते हैं, है ना, पेनिसिलियम सेरामेनाई, है ना, डालते हैं, तो ये है उसका। उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा, और बताओ दूसरे लोग। सुमित, इसका काम क्या है सर सेकेंडरी का? बताया तो सेकेंडरी माइक्रोफ्लोरा का नाम पेनिसिलियम रोकीफोर्टाई, है ना, पेनिसिलियम कैम्बर्टाई, फिर सैक्रोमाइसिस सेरेसी, ये सब जितना है जो कि हम एडिशनली यूज करते हैं जैसे स्विस चीज में। काम से काम फंक्शन क्या है सर इसको बोल रहे हो? किसका? सेकेंडरी फंक्शन सर, स्टार्टर कल्चर का फंक्शन सेकेंडरी सेकेंडरी स्टार्टर कल्चर का सर। सेकेंडरी स्टार्टर कल्चर का क्या है फंक्शन, कि वो क्या करता है, जो स्विस, जैसे सपोज स्विस चीज में क्या करता है, जो प्रोपाइनी बैक्टीरिया जो बताया मैंने, वो क्या करता है, लैक्टेट को, है ना, प्रोपायोनेट और एसीटेट और CO2 में कन्वर्ट करता है। उससे क्या होता है कि उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है, स्पेसिफिक गैस, है ना। तो उससे क्या होता है, जो गैस बनता है वो हम लोग को डिजायरेबल है उस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वही अगर दूसरे चीज में अगर किसी तरह का होल बनता है, जैसे चेडार में बना, तो वो क्या है, अनडिजायरेबल है, दैट इज डिफेक्ट ऑफ द चीज। लेकिन हम लोग स्विस चीज में क्या करता है, प्रोपाइनी बैक्टीरिया जो है, दे आर एक्चुअली कन्वर्ट द लैक्टोज इनटू प्रोपायोनेट and acetate and CO2. So some are actually contributing to flavor and some are creating माने holes in the cheese block. और जरा पूछो, और कोई बात है? और सर बोल रहे थे जो जियोट्राइकम बोल रहे हैं वो तो यीस्ट है ना सर, तो फिर वो स्टार्टर कल्चर को तो ग्रो नहीं होने देगा। तो सेकेंडरी स्टार्टर कल्चर की बात किया ना, वो हम कब यूज करते हैं, वही चीज में कंट्रोल वे में करते हैं। प्रोपाइनी बैक्टीरिया कब करते हैं, जब हम पहले डाल देते हैं ना, तो बताएंगे स्विस चीज में, तो उसका अलग से बताएंगे। स्विस चीज में जब फ्लेवर डेवलपमेंट होगा ना, तो उसका पूरा बताएंगे। जैसे अभी बताया कि प्रोपाइनी बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोपायोनेट और CO2 और क्या कहता है, पोटासियम, ये एसीटेट है, तो फ्लेवरिंग कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, कॉटेज चीज के लिए कौन सा फ्लेवर हम लोग का रिस्पॉन्सिबल है? इसमें 10 मिनट से भी कम समय, 10 मिनट बता रहा है ना, पूछ लो जल्दी से। सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। कॉटेज चीज में व्हाट आर द फ्लेवरिंग कंपाउंड इज रिस्पांसिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक कॉटेज चीज फ्लेवर? कल बताया डाइएसिटाइलएसिटाल्डिहाइड। हाँ, क्या डाइएसिटाइलएसिटाल्डिहाइड 2 है सर। हाँ, ये दोनों जो है, बहुत अच्छा तुम कल सुने हो, ये दोनों जो है डाइएसिटाइल सर लेस रहता है ना सर, लेस फ्लेवर होता है सर। लेस रहता है, और एसिटाल्डिहाइड का 3:5 के रेशियो में अगर है तो हमारा वो कॉटेज चीज बेस्ट क्वालिटी का है। और समझ गए, है ना।
तो ये थोड़ा सा हमको डिस्कस करना, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो बोलो, उसके बाद मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हाँ सर, एक क्वेश्चन भैया सर बताइए। हाँ बोलो। बोल रहे थे कि हम कर्ड बनाते समय जो स्टार्टर कल्चर डालते हैं सर, वो कोगुलेट नहीं करके उसको थिक बना देता है, वो कैसे सर? क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। सर कर्ड थिक कैसे हो जाता है, कोगुलेट नहीं होता है? कोगुलेट नहीं होता, अरे यार इसी चीज के लिए नहीं तो कोई कोई क्यों नहीं बना लेता। इसकी स्पेसिफिसिटी है, सोचो ना, रिनेट बताया था, लिक्विड रिनेट कितना मेहनत से बनता है ना। उसी लिए क्यों, क्योंकि उसकी स्पेसिफिसिटी है कि वो उसी तरह का कर्ड जो है कोगुलम करेगा, तभी तो उसका कर्ड में और जो तुम दूसरे कर्ड बनाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। पनीर बनाते हो देखते हो कितना एसिमेट्रिक होता है, उसमें कोगुलम ऐसे ऐसे तक्का तक्का करके है ना होता है। इसमें क्या जो बताया कि स्पेसिफिसिटी है ना, कप्पा केजीन पे 105 और 106 बॉन्ड पे पेप्टाइड बॉन्ड। अरे तुम्हारा प्रोटीन किससे बना हुआ है? पेप्टाइड से, है ना। वो नहीं बोल रहे हैं सर। हाँ सर बोल रहे हैं कि ठीक क्यों हो जाता है, वे अलग अलग नहीं हो पाता है दोनों। यही तो बता कर्ड रहे हैं बना ना। वे तो हम लोग क्या करते हैं, तुम सब अभी नहीं किए, कोगुलम बनता है ना, तो उसके बाद कटिंग करते हैं, जब एसिडिटी आ जाता है प्रॉपर, सब चीज का मेटिकुलसली इसमें डिजाइन किया रहता है। अगर हम उसको एसिडिटी आता है, जैसे बताए थे कि 0.11 आ जाएगा गौड़ा चीज में, तो हम लोग है तो कटिंग करते हैं, लेकिन चेडार चीज में जैसी 0.02% से ज्यादा एसिडिटी डेवलप होगा तब हम रिनेट ऐड करेंगे। तो वो जो स्पेसिफिटी है तो वे थोड़े, उसमें क्या होता है कि गौड़ा चीज में देखो काटे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो क्या होता है कि उसमें हम काटने के बाद वे छोड़ता है पूरा, है ना, पूरा वे छोड़ता है, जो कि हम लोग 1/3 बड़ा चीज में निकाल देते हैं, और उसमें बाकी जो बच जाता है उसको उसी में रख करके उसको प्रेस करते हैं बड़ा चीज में, लेकिन उसमें चिडार में नहीं करते ऐसा, है ना, समझे। वही सर बोल रहे हैं ठीक कैसे हो जाता है वो? कैसे हो जाता है, अब ये तो फॉर्मेशन कैसे हो गया, है ना, तो वो तो रीजन बताओगे, स्पेसिफिक रीजन यही है ना, जो कल्चर और रिनेट दिस हैव अ स्पेसिफिक रोल इन चीज मैन्युफैक्चर, इसी के रोल से जो है ऐसा होता है। ठीक है, अब इसका टाइम एकदम घट गया है, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? वंदना, वंदना। हाँ सर कल क्लास ही नहीं किए थे, कल सुने ही नहीं, क्या का क्लास नहीं पता है? क्यों नहीं कर पाई? सर पता है वो थोड़ा काम है? था, नहीं काम था सर। हाँ अच्छा, तुम बताओ सिंपल कि हम लोग जो है लिक्विड रिनेट को प्रिजर्व करते हैं तो कौन सा केमिकल यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव में? Which are the chemicals of preservatives actually added for preserving the liquid rennet? नहीं बोरिक एसिड सर करते हैं NaCl ये सब। नहीं, बोरिक एसिड बोली ना, एसिटिक एसिड बोली कि बोरिक एसिड बोली? वंदना देखो, बोरिक एसिड है प्रेफर, ठीक है, उसके बाद सोडियम बेंजोएट, पॉलीप्रोपाइलीन ग्लाइकोल और इथाइल और सर इथेनॉल, है ना, इथेनॉल ग्लाइकोल ये सब। हाँ these are actually added as a preservative, so that liquid rennet can be keep for a longer period of time। और मैंने बताया था कि कितना पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट रेनिन का कितना होता है, मिल्क का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कितना होता है, याद रखो, बताओ, सब जानते होंगे। 4.6। हाँ 4.6 होता है, तो इसमें 4.55 होता है, ये ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। अच्छा सुनो, इसमें रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? चलो ठीक है, आप प्रैक्टिकल में जो है, हेलो, यस सर। प्रैक्टिकल में देखो, तुम लोग सब न्यूमेरिकल बना लिए थे जो दिए थे, न्यूमेरिकल मैंने दिया था, बना लिए? वो तो बना हुआ दिया था, एक और न्यूमेरिकल मैं आज भेज देता हूँ, उसको बना लेना है, और उसके बाद मंडे को हम है सो पुनः है सो 11:30 बजे से क्लास लेंगे, ठीक है। अच्छा क्या ये जो डिस्कशन क्लास है ये तुम्हारे लिए यूजफुल है कि नहीं, ये बताओ। यस सर।
अगर कहोगे तो रखेंगे, नहीं तो फिर इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल की बातें स्पेशली करेंगे। अच्छा, ये डिस्कशन से फायदा क्या होता है कि सम स्पेसिफिक मतलब क्या कहता है, जो डिजायर है तुम्हारा जानने का इच्छा है वो तुमको मतलब पूरा होने की उम्मीद रहता है इसमें। तो इससे टू वे डिस्कशन होने से ये वीसी साहब का कहा कि बीच बीच में डिस्कशन क्लास भी करो, तो उससे स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा। तो ये पता नहीं यार ये हुआ कि नहीं कितने record? तारीख तक सर बढ़ गया लॉकडाउन? हैं? कितने तारीख तक बढ़ गया? अभी अनिश्चितकालीन 21 जब तक रेड जोन नहीं हटेगा ना तब तक है तो ये रहेगा, ठीक है। कितने दिन के बाद हटता है सर रेड जोन? देखो ना, वो तो सर हम मैरिज सब ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। लोगों के इधर सर प्रैक्टिकल